एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब जिसमें फास्ट टाइम बाउंड प्रमोशंस हो और ऑल इंडिया ट्रांसफरेबिलिटी भी ना हो। बिना किसी ट्रांसफ़र के टेंशन के बंदा एक ही स्टेशन पे फुल लाइफ टाइम गुजार सकता है। आईसीआर में 3 डिफरेंट कैडर्स हैं। पहला कैडर है साइंटिस्ट का, दोज हु आर डूइंग द एग्रीकल्चर रिसर्च। सेकेंड कैडर इज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, those who are doing the administrative work and finance work, and those who are looking after the institute and its working. तीसरा कैडर है टेक्निकल कैडर। जो टेक्निकल कैडर हैं, these are the other people जो इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, एंड their मेन वर्क इज टू असिस्ट द साइंटिस्टों की हेल्प करना रिसर्च में या वर्कशॉप में, जहाँ पे भी ये काम कर रहे हैं। अब इनके बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। पहले एक टाइम था इनिशियल लेवल पे आईसीआर ने बहुत जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल जो वर्क कर रहे थे आईसीआर में, उनको टेक्निकल कैडर में डाल दिया था और उन सबको एक एक फंक्शनल ग्रुप असाइन कर दिया था। जैसे कुछ लोग हैं जो फार्म में काम कर रहे हैं, वो दे आर नोन एज फार्म टेक्नीशियंस। जो लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं वो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस। कुछ मशीन वर्कशॉप्स हैं उनमें काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स होती है। कुछ इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरीज जो हैंडल कर रहे थे उनको लाइब्रेरियन स्टाफ के रूप में रख दिया गया। कुछ प्रेस एंड एडिटोरियल स्टाफ थे, कुछ हिंदी ट्रांसलेटर हैं अभी भी, और भी ऐसे कई फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एंड ये जो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं उन सबको टेक्निकल कैडर में आईसीआर में रखा गया है। और इनके रूल्स बहुत चेंज हुए हैं, बट रिसेंटली फ्यू इयर्स बैक जो न्यू टीएसआर रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको सबको कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरीज में। सो जितने भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर वर्किंग इन 3 कैटेगरीज, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। नाउ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो कैटेगरी 1 है उसमें दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पोजीशंस, T1, T2। कैटेगरी 2 में T3, T4, T5। कैटेगरी 3 में T6, T7, 8, T9। नाउ यू गाइस कैन सी कि ये जो मैंने T1, T3, T6 से इसको पिंक कलर में कर रखा है, उसका एक रीज़न है। नाउ ये जो पिंक जो कलर में मैंने दिखा रखा है, ये T1 जो है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोजीशंस हैं, T3 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोजीशंस है, T6 भी एक लेटरल एंट्री है, इट इज़ ऑल्सो अ DR पोजीशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोजीशन। नाउ जो T1 जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम IARI ने करवाया है, दैट इज़ वो ये T1 पोजीशन के लिए है। ये T1 जो अभी एग्ज़ाम कराया IARI ने, उसके लिए बस मैट्रिकुलेशन की एलिजिबिलिटी है। T1 लेवल 3 पोजीशन पे है पे मैट्रिक्स के। उसके बाद 5 साल की वर्किंग के बाद दे गेट प्रमोटेड टू T2। नाउ ये कैटेगरी 1 थी। किसी को अगर प्रमोशन T2 से T3 में जाना है तो कैटेगरी 2 की रिक्वायरमेंट होती है कि दे शुड बी एटलीस्ट हैविंग बैचलर्स डिग्री इन दैट रेलिवेंट फील्ड। अब मैं कह रहा था कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कुछ लोग फार्म में काम कर रहे हैं, कुछ लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, कुछ वर्कशॉप में है, कुछ लाइब्रेरी में है, तो सबकी डिग्रीज अलग अलग होगी। सो इन दैट रेलिवेंट फील्ड अगर उस बंदे ने मैट्रिकुलेशन के बाद बैचलर कर लिया, then only he can be eligible for promotion in T2 in category 2 in 5 years period। अगर कोई बंदा जैसे अगेन आई एम स्पीकिंग कोई T1 में ज्वाइन होता है, 5 साल के बाद T2 बन जाएगा। उसके बाद अगर विद इन दोज पीरियड ऑफ 10 years, यहाँ से 5 years और फिर यहाँ पे और 5 years, अगर ही हैज़ obtained a bachelor's degree
he will get promoted to T3 after 5 years, और ये लेवल 5 पे होगा कैटेगरी 2 के। T3 में प्रमोशन के बाद अगेन आफ्टर 5 years he will get promoted to T4. Again after 5 years he will get promoted to T5. And within that span of 15 years, if the candidate has acquired a master's degree, he can get promoted to category 3, T6. This is a level 10 group A position. मजे की बात यह है, even after obtaining the group A position, the technical officer won't get transferred to any other institute, unlike what happens in any other government jobs. T6 पे आने के बाद in 5 years he will get promoted to T7, 8. यहाँ से if he does 7 years of service, he will get promoted to T9. So you can see इसमें promotion avenues बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और इसमें ग्रोथ का है, बहुत एवेन्यूज़ हैं, ऑप्शंस हैं, एंड स्टडी लीव अच्छी मिलती है सो दैट दे आर एबल टू ऑब्टेन डिग्रीज इन द रिलेवेंट फील्ड एंड गेट प्रमोटेड। ये बहुत सिंप्लीफाई किया गया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो लोग डिफरेंट फंक्शन ग्रुप में हैं उनका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, और द गुड पार्ट अबाउट दिस पोजीशन इज, एक तो एक बार जहाँ ये जिस इंस्टीट्यूट में गए दे विल हैव टू रिमेन इन दैट इंस्टीट्यूट, इनका बार बार ट्रांसफ़र नहीं होता अनलेस दे वांट इट। सेकेंड थिंग इज, इनका एक ही बॉस होगा जिसके अंडर में दे आर असाइंड, बार बार एक तो बॉस चेंज नहीं होंगे, दूसरी बात मल्टीपल बॉसेस नहीं होंगे, दे हैव टू फॉलो अ बॉस, दैट्स ऑल, सिंपल लाइफ। थर्ड इज वेरी फास्ट प्रमोशन, टाइम बाउंड, 5 years में दे गेट प्रमोटेड, दे नो दैट दे विल गेट प्रमोटेड। किसी के 5 years से ज़्यादा हो गए देन ऑल्सो दे विल गेट प्रमोटेड फ्रॉम द बैक डे। फोर्थ इज दे डोंट हैव अकाउंटेबिलिटी, उनके ऊपर कोई ऐसे जवाबदेही नहीं है, कुछ नहीं करोगे तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एंड इसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं इनके। वन ऑफ द थिंग्स which they often complain about is that they don't have any say in policy making or research. And एक और इशू इसमें आता है कि एक बार इनका एक जगह ट्रांसफ़र, एक जगह पोस्टिंग हो गई तो आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। वो रूल कहता है कि they need to serve in a particular location for 5 years to be eligible to get transferred to other place, and उसके लिए भी it's quite difficult. I think it's a great service for those who are starting from T1 and T3 especially. Even those who are in the T6, उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनका लाइफ में ट्रांसफ़र नहीं होता। एक बार एक जगह सेट हो जाते हैं तो they get an edge in comparison to other government officers. बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो ऑफिसर्स का जिनका बार बार ट्रांसफ़र होता है, उनको हर ट्रांसफ़र में उनका 6 महीने से 1 साल चला जाता है एडजस्ट होने में नई जगह पे। उसके अलावा फैमिली के इश्यूज़, फैमिली को भी सेटल होने में टाइम लगता है, बच्चों को भी स्कूल चेंज और एनवायरनमेंट चेंज में बहुत दिक्कत आती है। बट इनके साथ ऐसा इशू नहीं है। दे आर इन अ प्लेस, दे आर एबल टू प्लान देयर लाइफ वेल, दे आर एबल टू गिव एजुकेशन टू द चिल्ड्रन वेल। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल सर्विस। I wish all the candidates who are awaiting the results all the best. Thank you.